हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का पीसीएस बाई तरुण चैनल पर। जैसे कि आप सभी को पता ही है कि एमपी जीके की जो सिलेक्शन तक की बुक आती है, इस बुक को जो है हम कवर कर रहे हैं। आपकी नई बुक जो आ चुकी है, इसके माध्यम से इस पूरी बुक को हम जो है आपकी वीडियो के माध्यम से इसको लगा रहे हैं। अब हम बात करेंगे आज का जो हमारा होगा नया चैप्टर, नया टॉपिक, नया सब्जेक्ट पे हम जो है यहाँ पर बात करने वाले हैं। बेसिक हम एमपी जीके की बात कर रहे हैं, लेकिन एमपी जीके की में भाई अलग अलग आपके सब्जेक्ट्स होते हैं। जैसे सामान्य परिचय की बात कर चुके, पुनर्गठन, मध्य प्रदेश की पूरी ज्योग्राफी जो है, मध्य प्रदेश की ज्योग्राफी की जो है हम पूरी बात कर चुके हैं। आपके 12 चैप्टर तक हम जो है पिछली वीडियो में सारा आप लोगों ने देख लिया होगा, कवर कर चुके हैं। आज से हम मध्य प्रदेश की इकोनॉमी की बात करेंगे। मध्य प्रदेश की जो अर्थव्यवस्था है, इसकी बात जो है हम करने वाले हैं, मध्य प्रदेश की इकोनॉमी की। आज के हम चैप्टर में मध्य प्रदेश की भारतीय आर्थिक अर्थव्यवस्था की स्थिति और मध्य प्रदेश में जो खनिज संसाधन है, इन दो टॉपिकों पर जो है हम बात करने वाले हैं। इससे पहले अगर आप लोग नए हो चैनल पर तो सब्सक्राइब, लाइक, शेयर करके बेल आइकन प्रेस कर लो, जिससे कि नई वीडियो आए उसका आपको नोटिफिकेशन मिल सके। साथ में इस आप देखोगे इस चैनल पर जो है यहाँ पर हम एमसीक्यू परीक्षा धाम की आती है, एमपीजीके की, वो भी लगा रहे हैं, वो भी आप जो है जाके देख पाओगे। आज का हमारा पहला चैप्टर है मध्य प्रदेश की भारतीय अर्थव्यवस्था। इसकी हम बात इस चैप्टर की कर लेते हैं। सबसे पहले सामान्य परिचय की बात करेंगे। किसी भी इंसान को जानने के लिए, किसी भी सब्जेक्ट को जानने के लिए उसका इंट्रोडक्शन जानना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। तो अर्थव्यवस्था की बात की जाए तो मध्य प्रदेश की भारत में अर्थव्यवस्था कैसी है, तो मध्य प्रदेश को अपनी समृद्ध सांस्कृतिक विरासत, प्राकृतिक संसाधनों के लिए जो है जाना जाता है। सांस्कृतिक विरासत और प्राकृतिक संसाधन के लिए मध्य प्रदेश को जाना जाता है, और इसीलिए इसने अपने आर्थिक रूप को जो है व्यापक उपलब्धियों को हासिल भी किया हुआ है। भारत के 5 ट्रिलियन अर्थव्यवस्था के लक्ष्य के लिए 500 बिलियन डॉलर के सहयोग देने के लिए मध्य प्रदेश जो है प्रतिबद्ध है। तो मध्य प्रदेश जो है 500 बिलियन डॉलर का सहयोग देगा भारत की 5 ट्रिलियन जो अर्थव्यवस्था इकोनॉमी है उसको करने के लिए। 2011-12 में मध्य प्रदेश का जीएसडीपी 3,15,562 करोड़ रुपए था, जबकि 2024-25 में जीडीपी भारत की बात की जाए, भारत की जीडीपी की वृद्धि दर 6.4% रहने का जो है अनुमान है। समझ पाए ओवरऑल कि मध्य प्रदेश का रोल भारत की अर्थव्यवस्था में बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो राज्य का जो सकल घरेलू उत्पाद जो जीएसडीपी है, सर्वेक्षण 2024-25 के अनुसार स्थिर कीमत, दो कीमत होते हैं, एक तो आपकी स्थिर कीमत होती है जो कि प्रचलित कीमत होती है, दोनों स्तरों पर बात करेंगे। जो स्थिर कीमत है, इसका जो बेस ईयर है, इसका क्या है, बेस ईयर जो आधार वर्ष है वह कौन सा है, 2011-12। इसके अनुसार 2024-25 के लिए जो अग्रिम अनुमान है 7,12,260 करोड़ था, जबकि पिछले वर्ष से 6.05% की जो है वृद्धि को दर्शा रहा है। तो आधार वर्ष से अगर देखा जाए तो लगभग 2 गुना जो है दर्शा रहा है। वही प्रचलित कीमत पर बात की जाए तो 2024-25 के लिए जो अग्रिम अनुमान है वो 15,03,395 करोड़ रुपए पहुंच गया है, जो पिछले वर्ष की तुलना में 11.05% की वृद्धि को दर्शा रहा है। अब आप बहुत से लोग ये वीडियो देख पा रहे होंगे तो ये कह रहे होंगे सर क्या बोल रहे हो, कुछ पल्ले नहीं पड़ रहा है। अब इकोनॉमी अगर पढ़ी होगी अच्छे से थोड़ा ध्यान से तो आप समझ पाओगे चीजों को, क्योंकि हम यहाँ इकोनॉमी पढ़ाने नहीं आए हैं, यहाँ पर हम इस बुक के माध्यम से आपको डेटा को रिवीजन करवाने आए हैं, ध्यान रखो, है ना। चलिए बात करेंगे हम सकल घरेलू उत्पाद 2024-25 का जो रहा है, आप इसको थोड़ा सा देख लीजिए, वही मैंने ऊपर बताई चीजें हैं, आपको उसको थोड़ा ध्यान रखो। हम बात करेंगे सबसे पहले प्रति व्यक्ति आय की। 2011-12 के जो स्तर और प्रचलित मूल्य थे उस पर मध्य प्रदेश की जो प्रति व्यक्ति आय थी वो 38,497 रुपया प्रति वर्ष थी। मतलब कि 2011-12 में अगर बात की जा रही है कि मध्य प्रदेश में प्रति व्यक्ति आय कितनी थी, पूरे साल की 38,497 रुपया थी। लेकिन 2024-25 आते आते प्रचलित मूल्यों पर प्रति व्यक्ति आय जो है 1,52,615 रुपए हर साल जो है आपके मध्य प्रदेश की प्रति व्यक्ति आय जो है हो चुकी है। और इसका आधार वर्ष क्या है, 11-12 को बनाया गया है। 11-12 के आधार वर्ष से 4 गुना बढ़ोतरी हुई है। कितना, 4 गुना बढ़ोतरी हुई है, ध्यान रखिएगा। भारत की औसत प्रति व्यक्ति आय की बात की जाए तो प्रचलित मूल्यों पर लगभग 2 लाख है, सॉरी इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, हाँ 2 लाख है। भारत की जो औसत प्रति व्यक्ति, जो भारत की बात की जा रही है यहाँ पर, तो औसत प्रति व्यक्ति मूल्यों पर लगभग 2 लाख है। मध्य प्रदेश की बताई जा रही है 1,52,615 रुपए है, ध्यान रखना है। 2024-25 के लिए स्थिर मूल्यों पर प्रति व्यक्ति आय की बात की जाए तो 70,434 रुपए प्रति वर्ष रही है। यहाँ पर स्थिर कीमतों की बात की जा रही थी और यहाँ पर प्रचलित कीमतों की बात की जा रही है, तो दोनों में थोड़ा ध्यान रखा करो बात किसकी कर रहे हैं। तो भारत की अगर औसत प्रति व्यक्ति स्थिर मूल्यों पर बात करें तो 1,12,000 रुपए बताई जा रही है। अगर भारत की हम बात की जाए प्रचलित कीमतों पर तो 2 लाख है, और भारत में स्थिर कीमतों पर 1,12,000 है।
मध्य प्रदेश की प्रति व्यक्ति आय की बात किया है, भारत की प्रति व्यक्ति आय जो है उससे कम है। विकसित भारत एट द रेट 2047 तक, सीधी बात यह की जा रही है कि 2047 आजादी के 100 वर्ष तक जो है भारत की पीसीआई प्रति व्यक्ति आय जो है 14.9 लाख प्रति वर्ष होने का अनुमान जो है बताया जा रहा है। भारत मध्य प्रदेश का जो सकल राज्य मूल्य वर्धित क्षेत्रीय योगदान कितना है, ग्रॉस वैल्यू एडिशन की बात की जा रही है। तो ग्रॉस वैल्यू एडिशन की बात की जाए स्टेट लेवल पर 2024-25 की प्रचलित कीमतों पर, 2024-25 की स्थिर मूल्यों पर। तो प्रचलित और स्थिर मूल्य दोनों की बात करेंगे। प्राथमिक क्षेत्र का प्रचलित कीमतों पर 44.36% है, द्वितीय क्षेत्र में 9.3% है और तृतीय सर्विस सेक्टर में 36.61% है। वहीं बात की जाए स्थिर मूल्यों पर मध्य प्रदेश का, तो प्राथमिक क्षेत्र में 35.37% है, द्वितीय क्षेत्र में 24.63% है और तृतीय क्षेत्र में 40% है। अब ये तो आपका मध्य प्रदेश का हो गया। अब बात की जाए भारत का योगदान वर्तमान 2024-25 मूल्यों पर कितना है, तो कृषि के क्षेत्र में बात किया है तो 20% है और जीडीपी में बात किया है तो 16% है। ग्रॉस वैल्यू एडिशन में 20% और जीडीपी में 16%। उद्योग इंडस्ट्री एरिया में बात की जाए तो 30.9% 90% आपका जीवीए में है और यहां पर 30.34% आपका जीडीपी में है। सर्विस सेक्टर में बात की जाए तो 55% आपका जीबीए में है ग्रॉस वैल्यू एडिशन में और आपका 53.66% आपका जीडीपी में जो है आपका मूल्यों पर योगदान जो है भारत का देता है। तो ये जो सेक्टर है कृषि, एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री और सर्विस सेक्टर, तीनों क्षेत्रों में भारत में योगदान क्या रहा है उसके बारे में बात की। अब आता है मध्य प्रदेश में प्राथमिक क्षेत्र के बारे में बात करेंगे। तो मध्य प्रदेश की अर्थव्यवस्था में 2011-12 में 33.35% से बढ़कर अब 2024-25 में 44.36% एवं स्थिर मूल्यों पर 35.37% जो है आपकी अर्थव्यवस्था मध्य प्रदेश की देखने को मिलेगी आपको। तो प्रचलित कीमतों पर 44.36% और स्थिर मूल्यों पर 35.37% जो है मध्य प्रदेश की अर्थव्यवस्था हो चुकी है। लगभग देखा जाए तो काफी बढ़ोतरी हुई है। प्राथमिक क्षेत्र की फसलों में 30.90%, पशुधन के मामले में 7.45%, मत्स्य एवं जलीय कृषि में 0.57%, खनन एवं उत्खनन में 3.25% का योगदान जो है मध्य प्रदेश की अर्थव्यवस्था में देता है। 2024 में आया हुआ ये क्वेश्चन है, आप ये भी देख लो, याद कर लो। बात करेंगे आधार, जैसे दूध उत्पादन, मत्स्य पालन, सब्जी उत्पादन, खाद्यान्न उत्पादन, फल उत्पादन। इसमें भारत में कौन सा स्थान किसका है और मध्य प्रदेश का स्थान किसका है इसके बारे में। जैसे दूध के उत्पादन में बात की जाए तो विश्व में प्रथम स्थान पर उत्तर प्रदेश पहले स्थान पर है और विश्व में अगर राज्य पूछा जाए तो भारत कहोगे और भारत में अगर राज्य पूछा जाए तो आप उत्तर प्रदेश का कहोगे। मध्य प्रदेश का स्थान दूध उत्पादन में कौन से नंबर पर है, तो तीसरे स्थान पर है और देश का 90% दूध का उत्पादन आपका मध्य प्रदेश में ही होता है। मत्स्य पालन की बात की जाए तो वैश्विक स्तर पर तीसरा सबसे बड़ा उत्पादक आंध्र प्रदेश है, ध्यान रखना है। तीसरा सबसे बड़ा उत्पादक जो है वैश्विक लेवल पर आंध्र प्रदेश है, जबकि भारत में बात किया इंडिया में तो आंध्र प्रदेश है। मध्य प्रदेश की बात किया मत्स्य पालन में तो 14.85% की जो है वृद्धि को दर्शाता है। सब्जी उत्पादन में विश्व में द्वितीय स्थान है भारत का, प्रथम स्थान जो है चीन का है, ध्यान रखना है, और 31.65% के साथ देश में तृतीय स्थान पर मध्य प्रदेश है। सब्जी के मामले में चलिए, तो सब्जी के उत्पादन में बात कर रहे थे हम, विश्व में दूसरा स्थान भारत का है, प्रथम स्थान पर चीन है, जबकि मध्य प्रदेश का स्थान तीसरे स्थान पर है सब्जी उत्पादन में, जबकि पहले स्थान पर आपका उत्तर प्रदेश है। खाद्यान्न के उत्पादन में बात किया तो विश्व में तीसरे स्थान पर भारत है ना, और ये रिपोर्ट 2022 की है कि विश्व में तीसरे भारत है खाद्यान्न के मामले में और देश में दूसरा स्थान मध्य प्रदेश का है, ध्यान रखना है। फल के उत्पादन में बात किया तो विश्व में दूसरा स्थान भारत का है और यहीं पर बात की जाए 22.13% के साथ देश में चौथा स्थान आपका मध्य प्रदेश का है और संतरा में मध्य प्रदेश जो है पहले स्थान पर है। मध्य प्रदेश का द्वितीय क्षेत्र, अभी हमने प्राइमरी सेक्टर की बात की थी, अब हम सेकेंडरी सेक्टर की बात कर रहे हैं। मध्य प्रदेश में द्वितीय क्षेत्र की बात की जाए तो प्रचलित भावों में अर्थव्यवस्था में योगदान की बात की जाए 11-12 में 27.09 से घटकर 2024-25 में केवल 19.03% जो है हो गया है। वहीं स्तर भावों में 11-12 में देखा जाए तो 27.9% था, 2024-25 में घटकर जो है 24.63% बताया। तो द्वितीय क्षेत्र में जो आपको देखने को मिल रहा है घटता हुआ देखने को मिल रहा है। विनिर्माण मैन्युफैक्चरिंग के क्षेत्र में योगदान जो है आपका द्वितीय क्षेत्र मैन्युफैक्चरिंग संबंधित होता है, 4.05% का योगदान देता है। वही निर्माण क्षेत्र 9.03% का, विद्युत गैस जल आपूर्ति एवं उपयोगी सेवाएं 2.93% का योगदान जो है देती है।
वर्ष 2025 में उद्योग वर्ष के रूप में घोषित किया गया था। तो 2025 को भी पूछा जाए किस वर्ष के रूप में घोषित किया गया है, उद्योग वर्ष के रूप में जो है घोषित किया था मध्य प्रदेश ने, इसको ध्यान रखना है। मध्य प्रदेश में स्थानीय निवेश और वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट को बढ़ावा देने के लिए रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव का आयोजन भी जो है किया जा रहा है। भारत का द्वितीय क्षेत्र की बात की 24-25 में, वित्त वर्ष 2025 में औद्योगिक क्षेत्र में 6.2% की बढ़ोतरी का अनुमान है। वहीं औद्योगिक उत्पादन में 2023-24 में 5.9% की वृद्धि का अनुमान बताया जा रहा है। अब हम बात करेंगे तृतीय क्षेत्र, जो कि तृतीय क्षेत्र किससे संबंधित होता है, सर्विस सेक्टर से जो है संबंधित होता है। तो तृतीय क्षेत्र की बात किया है तो प्रचलित जो कीमतें होती हैं 2011-12 में 39.06% था, अब जो घटकर 36.61% बचा है। वहीं स्थिर मूल्यों पर बात किया है तो 39.06% था, लेकिन 2024-25 में स्थिर मूल्यों पर बढ़कर 40% जो है हो चुका है। व्यापार, सुधारकार, होटल, रेस्टोरेंट का 10.37%, परिवहन भंडार क्षेत्र में 2.73%, वित्तीय सेवा में 3.71% और अन्य सेवाओं में 7.17% योगदान जो है आपका ये तृतीय क्षेत्र में देता है। भारत में व्यापार, होटल, परिवहन, संचार, प्रसारण संबंधित जो वृद्धि दर है वो 5.8% की रहने का अनुमान है। अगर हम बात करें भारत में और मध्य प्रदेश में तो जीवीए और जीएसवीए, भारत की जीवीए में तृतीय क्षेत्र का अंश 24-25 में लगभग 55% है, ध्यान रखना है। और वित्त वर्ष 2024 में जीवीए सेवा क्षेत्र में वृद्धि जो है 7.2% की रही है। अब मध्य प्रदेश की जीएसबी की बात की तो तृतीय क्षेत्र में 24-25 में स्थिर कीमतों पर 40% और वर्तमान मूल्यों पर 36.61% जो है रही है। वर्तमान मतलब प्रचलित कीमतों पर। अब हम यहां पर बात करें भारत और मध्य प्रदेश में एफडीआई की, तो एफडीआई में भारत की बात किया तो वैश्विक अनिश्चितताओं के बावजूद बीते वर्ष 2024-25 के पहले 9 महीनों में अप्रैल से दिसंबर 2024 में देश के विदेशी प्रत्यक्ष निवेश जो एफडीआई होता है 27% की वृद्धि दर्ज की गई है। कितना? 27% की वृद्धि को दर्ज किया है। वहीं बात की जाए अप्रैल 2021 से मार्च 2022 तक एफडीआई आकर्षित करने के मामले मध्य प्रदेश 13वें स्थान पर रहा है। और अगर बात करें यहाँ पर भारत के कुल व्यापारिक निर्यात का 1.76% मध्य प्रदेश के द्वारा निर्यात जो है किया गया है। परिवहन के क्षेत्र में बात की जाए तो सड़क की लंबाई भारत में 66.71 लाख किलोमीटर जो कि विश्व के दूसरे स्थान पर है। वहीं राजमार्ग की लंबाई 1,46,145 किलोमीटर, वहीं राजमार्ग की लंबाई 1,79,535 किलोमीटर, अन्य सड़कें 63,45,403 किलोमीटर, कुल रेल मार्ग 68,58,000 किलोमीटर जो है 22-23 का डेटा है। इतना जो है आपका भारत में सड़क की लंबाई, राष्ट्रीय राजमार्ग की लंबाई, राजमार्ग लंबाई, अन्य सड़कें और रेलवे पहुंच जो है बनी हुई है। मध्य प्रदेश की बात किया तो कुल सड़क की लंबाई 80,775 किलोमीटर है, राष्ट्रीय राजमार्ग की लंबाई 9,315 किलोमीटर है, राज्य राजमार्ग की लंबाई में 12,568 किलोमीटर है, मुख्य जिला मार्ग में 25,420 किलोमीटर है और ग्रामीण और अन्य जिला मार्ग में 33,472 किलोमीटर मध्य प्रदेश का स्थान है। ऊर्जा 2024 तक का अपडेटेड है। ऊर्जा के मामले में कुल विद्युत क्षमता जो है 456.7 गीगावाट के साथ है, जिसमें 52.9% जैविक ईंधन से प्राप्त होती है। कुल अक्षय ऊर्जा 209.4 गीगावाट है, पवन ऊर्जा 48.21 गीगावाट है, सौर ऊर्जा 97.8 गीगावाट है, बायोमास ऊर्जा 11.3 गीगावाट है, लघु जल आप विद्युत जो है 52.1 गीगावाट है। तो सारे गीगावाट में है। एक चीज तो क्लियर हो जाएगी, अब अगर मेगावाट कुछ लिख के आता है तो क्रॉस कर देना भाई, गीगावाट में भारत का है। और ये जो ऊर्जाएं हैं ये एग्जाम में डायरेक्ट पूछी जाती है कि पवन ऊर्जा से भारत को कितना प्राप्ति लक्ष्य हो चुका है, तो 47.8% का। वहीं अगर हम मध्य प्रदेश की बात करें, मध्य प्रदेश में पवन ऊर्जा क्षमता 15,404 मेगावाट है, यहां मेगावाट रहेगा। सौर ऊर्जा 61,660 मेगावाट है, बायोमास ऊर्जा 1,386 मेगावाट है और लघु जल विद्युत 820 मेगावाट जो है मध्य प्रदेश का योगदान है। तो हम समझ पाए कि भाई ऊर्जा के मामले में भारत जो है टॉप पर है, क्योंकि भारत को नाप देखता है, सभी राज्य के साथ प्रदेशों को देखता है। यहां वर्ष 2025-26 में रुपए कहां से आता है, रुपए कहां जाएगा, तो ये बजट से संबंधित है। अगर आप बहुत सारे लोगों ने बजट अगर पढ़ लिया है बहुत अच्छी बात है, अब जिसने नहीं पढ़ा है तो हम ओवरव्यू पढ़ा देते हैं, क्योंकि हम एग्जाम पीडीएफ में पढ़ा रहे हैं। एग्जाम पीडीएफ जो करंट अफेयर्स आ रही है उसमें जो हमने यहाँ पर जो है लगाया है पूरा, उसमें बजट जो है पढ़ा दिया है, आप उसको देख सकते हो करंट अफेयर में। रुपए कहां से आता है ये बात करें तो राज्य कर से 29%, केंद्रीय करों में राज्य का हिस्सा 30%,
कर राजस्व में 6%, केंद्र से सहायता अनुदान में 13% और अन्य प्राप्तियों में 12% जो है रुपए आता है मध्य प्रदेश को। रुपए कहां जाएगा? तो अधोसंरचना में 17%, कृषि क्षेत्र में 9%, स्वास्थ्य के क्षेत्र में 12%, शिक्षा के क्षेत्र में 11%, नगरीय ग्रामीण क्षेत्र में 12% और सामाजिक क्षेत्र में 6% जो है जाता है। तो कहां से आएगा, आय कहां होती है और खर्च कहां होगा, इसके बारे में बात की। 2025-26 के लिए कर राजस्व में हिस्सेदारी कितनी है? तो एसजीएसटी में 39% की, वीएटी में वैल्यू एडिशन टैक्स में 21% की, राजस्व उत्पाद शुल्क में 16% की, स्टाम्प शुल्क में 13% की, वाहन कर में 5% की, विद्युत कर शुल्क में 4% की, अन्य में 2% की जो है मध्य प्रदेश की हिस्सेदारी है। यही डेटा आपका 2024-25, 23-24, 24-25, 25-26 जो है वृद्धि और कमी के साथ दर्शाया गया है। स्क्रीनशॉट लेके आप लोग थोड़ा सा देख लेना। परीक्षा उपयोगी कुछ तथ्य दिए गए हैं, जैसे वित्त वर्ष 24-25 में मध्य प्रदेश का कुल निर्यात 66,218 करोड़ रुपए हुआ था, जो कि पिछले वर्ष से 6% की वृद्धि को दर्शाता है। प्रमुख योगदान फार्मास्यूटिकल, इंजीनियरिंग गुड्स, सोया उत्पादन में हुआ है। राष्ट्रीय रैंकिंग में अगर निर्यात में बात किया तो 15 से सुधरकर 11 रैंकिंग पर मध्य प्रदेश जो है पहुंच चुका है। तो ये डेटा अपने आप में उपयोगी है, थोड़ा ध्यान रखो। राजकोषीय घाटा की अगर छोटी छोटी बात कर लेंगे, यहाँ पर हम राजकोषीय घाटा के बारे में देख लेते हैं, 1 मिनट। तो राजकोषीय घाटा 2023-24 में 3.26%, 24-25 में 4.15% था और 2025-26 में 4.66% अनुमात रहने का अनुमान है। 15वें वित्त आयोग के अनुसार 24-25 और 25-26 में राजकोषीय घाटे की सीमा 3% प्रस्तावित जो है बताई गई है, ध्यान रखिएगा। अब एक्चुअली इकोनॉमी वाला जो चैप्टर, जो पहला वाला जो मैं आज पढ़ा रहा हूं ना, ये ज्यादातर ना करंट से रिलेटेड होता है, करंट बेस्ड होता है। सीधी सी बात ये की जाए तो करंट बेस्ड होता है। तो आप लोग इसको पढ़ लो, आप लोगों ने पढ़ा होगा, बहुत अच्छी बात है। लेकिन जो दूसरा भी चैप्टर हम पढ़ाएंगे वो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। शायद सुना नहीं होगा आप लोगों ने, खनन उत्पादन के बारे में बात करेंगे, खनन माइनिंग के बारे में। वहां से 1 से 2 क्वेश्चन पक्का आते हैं, भाग मत जाना, ध्यान रखना है। मध्य प्रदेश में बैंकिंग क्षेत्र की स्थिति की बात करेंगे। तो बैंकिंग क्षेत्र की बात किया है तो मध्य प्रदेश में बैंक शाखाओं की कुल संख्या जनवरी 2025 में 8,586 थी। कहां की बात की जा रही है? मध्य प्रदेश में 8,586 थी, जिनमें अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक 33 थे, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक जो आरआरबीस होते हैं, रीजनल रूरल बैंक 2 थे, राज्य सहकारी बैंक 1 था, जिला केंद्रीय सहकारी बैंक 38 है, भुगतान बैंक 1 है, जिसे इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक कहते हैं। लघु वित्त बैंक की बात किया तो मध्य प्रदेश में 8 है। सार्वजनिक क्षेत्र की प्रमुख बैंक की भूमिका निभाते हुए निजी क्षेत्र सबसे ज्यादा है, आरआरबीस, फिर सहकारी बैंक आते हैं। तो सबसे ज्यादा सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक आते हैं, पब्लिक सेक्टर के, फिर निजी क्षेत्र के, फिर आरआरबी, फिर सहकारी बैंक आते हैं। राज्य में कुल ऋण प्रवाह कृषि क्षेत्र में सर्वाधिक योगदान रहा है, जीबीए का 18.13% का योगदान रहा है। प्राथमिकता क्षेत्र में ऋण प्रवाह की बात किया तो 58.44% है, जो कि भारत के 40% राष्ट्रीय औसत बेंचमार्क से बहुत ज्यादा है। कृषि में 30.50% राष्ट्रीय बेंचमार्क से 18% से अधिक है। तो मतलब कि मध्य प्रदेश का जो है ज्यादा रहा है। राष्ट्रीय स्तर पर कमजोर वर्गों के लिए जो अग्रिम ऋण है, क्या कही जा रही है? अग्रिम ऋण के लिए 10% का बेंचमार्क है, लेकिन राज्य में यह ज्यादातर जो है बढ़ रहा है और वित्तीय 24-25 में सितंबर 22.53% तो रहा है। 2019 के डिजिटल इंडिया कार्यक्रम के तहत 4 जिले बैतूल, विदिशा, इंदौर और सतना का चयन जो है किया गया था, ध्यान रखना है। बात करेंगे गरीबी का तुलनात्मक अध्ययन 2020-21 में। तो एनएफएचएस 5 में राष्ट्रीय जो आपका परिवार सर्वेक्षण होता है 5 के अनुसार देश में 14.96% गरीबी विद्यमान है और 9.89% की गरीबी जो है घटी हुई है। वहीं एनएफएच 5 के अनुसार मध्य प्रदेश की स्थिति की बात किया है तो 20.63% गरीबी विद्यमान है, 15.94% की जो है गरीबी घटी है। तो मतलब कि भारत की स्थिति से मध्य प्रदेश की स्थिति में गरीबी देखा जाए तो ज्यादा घटी है। लेकिन अब भारत की बात कर रहे हैं तो भारत में उत्तर प्रदेश भी आएगा, मध्य प्रदेश भी आएगा, राजस्थान, तो ओवरऑल बात कर रहा है ना। और मध्य प्रदेश की ऑफिशियली एक बात की जा रही है। बेरोजगारी की तुलनात्मक अध्ययन 22-23 की बात किया, ये हमने अभी 21-22 की बात की, 20-21 की बात की, 22-23 की बात की जाए तो CMIE की रिपोर्ट के अनुसार फरवरी 2024 में राष्ट्रीय बेरोजगारी दर 8% है, जबकि मध्य प्रदेश में रिपोर्ट बताती है 9.3%। स्थान 28 राज्यों में 21वां स्थान मध्य प्रदेश का है। 36 राज्य केंद्रशासित प्रदेशों में मध्य प्रदेश का स्थान 27वां है, ध्यान रखिएगा। राज्यों में 21वां है, केवल राज्यों में, लेकिन यूनियन टेरिटरीज को मिला दिया जाए तो 27वां स्थान है। बात यहाँ पर अच्छा कुछ जनसंपर्क से क्या है, अटल पेंशन योजना के क्रियान्वयन में देश में 10 जिलों में मध्य प्रदेश के 10 जिले शामिल हैं। मतलब कि अटल पेंशन योजना चल रही है देश में 10 टॉप जिले में 10 के 10 मध्य प्रदेश के ही हैं, जिसमें बालाघाट जिले ने देश में प्रथम स्थान जो है प्राप्त किया हुआ है।
जो 10 जिले हैं बालाघाट, श्योपुर, अलीराजपुर, उज्जैन, अनूपपुर, उमरिया, छिंदवाड़ा, डिंडोरी, शहडोल और दमोह, ये 10 जिलों का जो है प्रमुख चुनाव किया गया है। नेक्स्ट चैप्टर की बात करेंगे जो कि मैंने आपको बताया बहुत इंपॉर्टेंट, यहां से ही मेन इकोनॉमी का हमारा चैप्टर जो है चालू होता है। हालांकि बेसिक इकोनॉमी पूरा जो कॉन्सेप्ट है या इकोनॉमी जो सब्जेक्ट पूरा इकोनॉमी करंट बेस रहता है देखो, लेकिन बहुत सारी चीजें हमें जब पता होगी तभी हम करंट बेस को भी रिलेट कर पाएंगे। तो खनिज संसाधन की बात करेंगे, जितना अपडेटेड होगा पूरा पढ़ेंगे हम, बाकी आप लोग भविष्य में अपडेट इस बुक के माध्यम से भी करवा देंगे या फिर आप लोग भी अपडेट कर सकते हो, क्योंकि हम करंट अफेयर के एग्जाम पीडीएफ वगैरह लगा देते हैं, आप उससे भी अपडेट कर सकते हो। तो एक बार जोरदार देखिए, चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दो। और हमारा ऐप आ चुका है जिसका नाम है यूपीएससी नट। इस ऐप को डाउनलोड करके आप लोग वीडियो, पीडीएफ या फिर टेस्ट सीरीज जो है ज्वाइन कर सकते हो। और ये टेस्ट सीरीज एग्जाम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और टेस्ट सीरीज सभी एग्जाम के लिए आ सकते हो, चाहे एमपीपीएससी हो, यूपीपीसीएस हो, आपका यूपीएससी हो, एमपीएसआई हो, यूपीएस, किसी की भी। इस ऐप को डाउनलोड करना है यूपीएससी नट। और ऐप कहां मिलेगा आपको, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया है, वहां से डाउनलोड आप लोग कर लेना। खनिज संसाधन के बारे में बात करेंगे तो इसका भी पहले इंट्रोडक्शन समझेंगे। मध्य प्रदेश खनिजों के मामले में समृद्ध है और विविध प्रकार के खनन निक्षेप जो है मध्य प्रदेश में पाए जाते हैं। खनिज क्षेत्र राज्य की अर्थव्यवस्था और औद्योगिक प्रगति के लिए सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण योगदान देता है, ध्यान रखना है। भारत में अगर भारतीय खनन ब्यूरो की रिपोर्ट 2023-24 के देखी जाए उसमें, तो मध्य प्रदेश में जो खनिज है, हीरा, तांबा और मैग्नीज में पहला स्थान है, रॉक फॉस्फेट में दूसरा स्थान है, चूना पत्थर में तीसरा स्थान है, कोयला में चौथा स्थान है और लोहे एस्क बॉक्साइड में आपका छठवां स्थान है। तो पहले स्थान पर पूरे देश में हीरा, तांबा, मैग्नीज में प्रथम स्थान मध्य प्रदेश का है, दूसरे स्थान में रॉक फॉस्फेट, तीसरे स्थान में चूना पत्थर, चौथे स्थान पर कोयला और पांचवें स्थान पर लोहे एस्क एवं बॉक्साइड है। मध्य प्रदेश आर्थिक सर्वेक्षण 23-24 के अनुसार मध्य प्रदेश कोयले में चौथा और चूना पत्थर में तीसरा स्थान जो है अपना रखता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखने का। चलिए बात करेंगे 2022-23 मध्य प्रदेश को खनिज खंडों की नीलामी में प्रथम स्थान प्राप्त हुआ। एक करंट बेस्ड क्वेश्चन है। माइनिंग कॉन्क्लेव 2024 का आयोजन 17 से 18 अक्टूबर 2024 को भोपाल में किया गया था, ये भी करंट बेस्ड क्वेश्चन है। माइनिंग कॉन्क्लेव 2025 का आयोजन 23 अगस्त 2025 को कटनी में किया गया था। आपके तीनों पॉइंट वेरी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखो। खजुराहो में बनेगा देश का पहला हीरा संग्रहालय। क्या बन रहा है खजुराहो में? हीरा संग्रहालय बन रहा है। खजुराहो के डिस्ट्रिक्ट में है, छतरपुर डिस्ट्रिक्ट में, ध्यान रखिएगा। तो छतरपुर में बहुत सारे मेले भी, बहुत सारे आपके मंदिर भी है, नागर शैली से मंदिर बने हुए हैं। मध्य प्रदेश में खनिजों की बात करेंगे, सबसे पहले वर्तमान स्थिति की बात करेंगे, खनिजों के वितरण के बारे में बात करेंगे, मध्य प्रदेश के प्रमुख खनिज कौन कौन से उसके बारे में बात करेंगे, मध्य प्रदेश में कुछ प्रयास किए जा रहे हैं उसके बारे में बात करने वाले। तो ये 4 टॉपिक खनिज से संबंधित बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनो। मध्य प्रदेश में वर्तमान की स्थिति की बात की जाए तो मध्य प्रदेश में मुख्य रूप से 8 खनिजों का उत्पादन जो है किया जाता है। मुख्य रूप से 8 कौन कौन से? हीरा, तांबा, मैग्नीज, चूना पत्थर, लोहे एस्क, बॉक्साइड, कोयला एवं रॉक फॉस्फेट। तो ये खनिज आपके मध्य प्रदेश के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। हालांकि 38 और ऐसे गौड़ खनिज हैं जो कि भंडार और निक्षेप पाए जाते हैं, लेकिन इनका खनिज उत्पादन कम किया जाता है, लेकिन 38 खनिज और मिलते हैं, जैसे डोलोमाइट, पायरोफिलाइट, एबिस्टस, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन इनका कम होता है। मध्य प्रदेश में आर्थिक सर्वेक्षण 24-25 से प्राप्त आंकड़े जो बताते हैं, इंडिया मिनरल बुक 2022 की रिपोर्ट के अनुसार क्या कहते हैं, हीरा का बात की जाए तो खनिज प्रमुख खनिज है, भंडारण मिलियन टन में है, उत्पादन वर्ष 23-24 में रहा है, उसके बारे में बात करेंगे। हीरा के मामले में 28.59 कैरेट का हीरा जो है टन में बात की जा रही है, टन में 349 जो है आपका कैरेट का रहा था। ताम्र में 386.66 मिलियन टन रहा है, वहीं उत्पादन वर्ष 25.46 रहा है। यहाँ भंडारण है, कितना भंडारण है, यहाँ उत्पादन बात की रही है, ठीक है। मैग्नीज के हिस्से में 60.5 का मिलियन टन भंडारण है, 10.33% का उत्पादन रहा है। रॉक फास्फेट में 58.45% का मिलियन भंडारण क्षमता है, 2.37% का उत्पादन रहा है। चूना पत्थर में 9653.17 मिलियन टन का भंडारण है, 625.71% का उत्पादन रहा है। लोहे एस्क में 356 मिलियन टन का भंडारण है, 58.37 उत्पादन वर्ष रहा है। कोयला में 30,917 मिलियन टन भंडारण क्षमता है, 1647.31 उत्पादन वर्ष रहा है। बॉक्साइड में 186.25 मिलियन टन का भंडारण है और 5.97% का उत्पादन रहा है। तो ये जो आपको लग रहा होगा सर डेटा कैसे याद करें, तो 1-2 बार पढ़ोगे या लिख लो, इंपॉर्टेंट हो जाएगा, ध्यान रखो। कुछ ध्यान देने वाले तथ्य जैसे हीरा और रॉक फॉस्फेट के उत्पादन में कमी दर्ज की गई है। सर्वाधिक उत्पादन वृद्धि में लोहे एस्क रहा है, ध्यान रखना है। 2023-24 में खनिजों का उत्पादन मूल्य जो है 29,725 करोड़ रुपए जो आकलित किया गया है, और विगत वर्ष इसकी वर्ष की तुलना में 16.71% से जो है अधिक रहा है।
खनिज संसाधनों की प्रचुरता की दृष्टि से देश के 8 खनिज बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है जो कि राज्य को संपन्न में बनाते हैं। हीरा उत्पादन में राज्य का एकाधिकार है प्राप्त है, आपको पता ही हुआ हीरा के मामले में, डायमंड के मामले में। भारतीय खान ब्यूरो 1948 में गठन किया गया था और नागपुर में इसका हेडक्वार्टर है। राज्य की अर्थव्यवस्था में खनन उत्खनन क्षेत्र का लगभग 3% का योगदान देखने को मिलता है। बात करें मध्य प्रदेश में खनिजों का वितरण कहां कहां है, तो मध्य प्रदेश में खनिजों के वितरण में असमानता वितरण है। कुछ क्षेत्रों में ही आपको देखने को मिलेगा, ज्यादातर देखने को नहीं मिलेगा। जैसे आरकियन, धारवाड़, कुटप्पा, गोंडवाना क्रम की चट्टानें जो मध्य प्रदेश में पाई जाती हैं, ये खनिज भंडार की दृष्टि से बहुत समृद्ध है, या आप कह सकते हो बहुत अच्छी प्रचुरता पाई जाती है। इसमें से आरकियन और धारवाड़ में तांबा, मैग्नीज, लोह एस्के और कुटप्पा और विंध्यन में चूना, डोलोमाइट और हीरे के भंडार जो है मिलते हैं। तो आरकिन धारवाड़ में तांबा, मैग्नीज, लोहेस के भंडार मिलते हैं। कुटप्पा विंध्यन में चूना, डोलोमाइट, हीरे के भंडार मिलते हैं। दक्कन ट्रैप भी कुछ मात्रा में पाया जाता है जिसमें बॉक्साइट, गोंडवाना सेल समूह में कोयले के भंडार देखने को मिलते हैं। कोयला उत्पादन मध्य प्रदेश का स्थान की बात किया तो इंडिया मिनरल ईयर बुक कहती है 3रा स्थान है। मध्य प्रदेश का आर्थिक सर्वेक्षण कहता है 4था स्थान है और सकल उत्पादन कहता है 3रा उत्पादन है। तो अलग अलग डेटा, अलग अलग रिपोर्टें कहती हैं, थोड़ा इनको आपको ध्यान रखना पड़ेगा। मध्य प्रदेश में खनिज संसाधन की बात की है तो धात्विक खनिज मध्य प्रदेश में सबसे पहले बात की जाए, उसके बाद अधात्विक खनिज की बात करेंगे और उसके बाद शक्ति ऊर्जा खनिज की बात करेंगे। सबसे पहले धात्विक खनिजों की बात की जाए तो तांबा, मैग्नीज, लोहे एस, बॉक्साइट, सोना, टिन और टंगस्टन आपके धात्विक खनिज। अधात्विक खनिज में हीरा, रॉक फास्फेट, चूना पत्थर, डोलोमाइट, चीनी मिट्टी, ग्रेफाइट आता है। शक्ति ऊर्जा में कोयला, कोल बेड मीथेन, सेल गैस और यूरेनियम आपके मध्य प्रदेश में खनिज संसाधन की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। तो ये खनिज संसाधन के आप वितरण जो है देख सकते हो मैप के माध्यम से। जैसे ग्वालियर में देखा, सबसे पहले दतिया में देखें सीसा पाया जाता है, ग्वालियर में चीनी मिट्टी, लोहे एस्के पाया जाएगा। वही बात किया है हिनौता पन्ना में हीरा, सतना में गैरू, रीवा में रोल, आपके चकरिया मझाली में सोना, सिंगरौली में कोयला, आपके सोहागपुर में कोलबेड मीथेन, सिंगरौली में आपकी पाया जाएगा कोयला और यूरेनियम। बात की अमरकंटक में बॉक्साइट, कटनी में चूना पत्थर फ्लोराइट, जबलपुर में बात की जाए तो लोहेस के संगमरमर सुरमा, मलाजखंड में तांबा, भरवेली में मैग्नीज, बैतूल में जिंक और टिन और ग्रेफाइट, ये सभी आपके बैतूल में पाए जाते हैं। देवास में बायराइट्स, झाबुआ में रॉक फॉस्फेट एवेस्टस, मंदसौर में सिलेट पाया जाता है और नर्मदापुरम में टंगस्टन देखने को मिलता है। तो ये मैप जो है वेरी इंपॉर्टेंट है, चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो भाई, आप लोग अपने मैप पे ड्रॉ भी कर सकते हो। इस मैप के साथ पढ़ने में बहुत मजा आता है। खनिजों का वितरण मध्य प्रदेश में कहां कहां है, ये जो खनिज है धात्विक, अधात्विक, शक्ति ऊर्जा, ये सभी आपके मैप के माध्यम से हमने बता दिए। अब हम बात यहां पर करने वाले हैं प्रमुख जो 8 खनिजों का वितरण है उसके बारे में बात करेंगे। सबसे पहला आता है लोहे अयस्क। मध्य प्रदेश में हेमेटाइट लोहे एस्के का उत्पादन सबसे ज्यादा होता है। लोहे एस्के भी 4 तरीके के होते हैं ना, सभी को पता होगा है ना। तो लोहे एस्के में मध्य प्रदेश में हेमेटाइट के मामले में सबसे ज्यादा उत्पादन होता है। और उत्पादन क्षेत्र कहां है तो ग्वालियर, जबलपुर, खंडवा, खरगोन, झाबुआ और सीधी, यहां पर आपका लोहे एस्के मिलता है। जबलपुर के उत्तर पूर्वी भाग के जो बिजावर सीरीज है वहां पर हेमेटाइट के अयस्क का संचय है, जिसमें सरौली निक्षेप, अगरिया पहाड़ी, जोली और सीहोर क्षेत्र शामिल है। कटनी की बात किया तो विजय राघवगढ़ और कन्हारा में पाया जाता है। उपयोग किसके लिए कहा जाता है तो स्टील उद्योग और अवसंरचना निर्माण में लोहे एस्के का प्रयोग किया जाता है। विशेष रूप से सबसे उन्नत लोहे एस्के जो है मैग्नेटाइट होता है, ध्यान रखिएगा। और बेल्ला डीला लिमिटेड के द्वारा लोहे एस्के जो है खनन किया जाता है। दूसरा आता है हमारा मैग्नीज। मैग्नीज के बारे में अगर बात करें तो मैग्नीज जो है निक्षेप धारवाड़ क्रम की चट्टानों में मिलता है और इसका उत्पादन कहां होता है तो बालाघाट में होता है। बालाघाट में भरवेली, रमरमा, सीता पठार, नेत्रा में किया जाता है। छिंदवाड़ा में होता है, छिंदवाड़ा में शौनसर, सीतापुर, बुटकुम, मचीवना में। झाबुआ में होता है कजली, धांधला, रामपुरा, मंडली, अमलियामल में। कटनी में लोरा श्रेणी में होता है और पश्चिम में भांडा सोनतक वृत्ताकार रूप से यह मैग्नीज का उत्पादन जो है किया जाता है। विशेष तथ्य है कि भरवेली की जो खदान है वो एशिया की सबसे बड़ी खुले मुहे की मैग्नीज की खदान के रूप में जानी जाती है। मध्य प्रदेश में सबसे पहले मैग्नीज का उत्पादन 1880 से 1890 के बीच में हुआ था, मध्य प्रदेश के कटनी के गौसलपुर में और जबलपुर के सीहोर में। मध्य प्रदेश में अगर हम बात करें मैग्नीज का उत्पादन सबसे ज्यादा बालाघाट में होता है, बालाघाट के बाद जबलपुर में होता है, जबलपुर के बाद फिर छिंदवाड़ा में होता है। तो बालाघाट में सबसे ज्यादा, फिर जबलपुर, फिर छिंदवाड़ा। रसायन और शुष्क बैटरी में इसका जो है प्रयोग किया जाता है। मैग्नीज उत्पादक पेटी की बात किया है तो बालाघाट और छिंदवाड़ा जो है जिले में
209 किलोमीटर लंबी और 26 किलोमीटर चौड़ी अर्धचंद्राकार पेटी सौंसर, मसार, भंडारा एवं बालाघाट में जो है फैली हुई है। तो मैंगनीज के बारे में थोड़ा सा ज्यादा ध्यान रखना पड़ेगा। तीसरा आता है हमारा चूना पत्थर। कौन सा आता है? चूना पत्थर। चूना पत्थर की बात किया तो बिन्यन एवं क्रिटियस से सेल समूह में पाया जाता है। मध्य प्रदेश की चूना नगरी कटनी को कहा जाता है। कटनी में मुडवारा, झुकेरी, कैमूर क्षेत्र एवं निवार क्षेत्र में कटनी जो है यहाँ पर कटनी में पाया जाता है। कुछ श्योपुर में पाया जाता है, मुरैना में पाया जाता है, भांडेर युगीन कैलारस है वहां पर, बकरपुरा में और जवाहरीगढ़ जो गढ़ी क्षेत्र है वहां पर आपको जो है चूना पत्थर के निक्षेप मिल जाते हैं। सतना में बात किया तो रासायनिक स्तर पर चूना का उत्पादन होता है। रीवा में कोवाडन, बनकुइया, रमनई, सिकरनी, सगरा, बेला, नौबस्ता। दमोह, नीमच और खरगोन में भी आपका चूना पत्थर का उत्पादन किया जाता है। चूना पत्थर जो है सीमेंट उत्पादन के कच्चे माल के रूप में प्रयोग यहाँ पर होता है। हमारा फिर नेक्स्ट आता है हमारा चौथा तांबा। तांबा की बात किया तो बालाघाट, छिंदवाड़ा और सिवनी में तांबा का उत्पादन क्षेत्र माना जाता है, जिसमें मलाजखंड को तो तांबा की नगरी कहते हैं और बालाघाट में है ये। इसके अतिरिक्त शीतल पानी, गिधरी, धोरली, जट्टा, गड़ी डोंगरी में हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड के द्वारा यहाँ पर उत्खनन कार्य किया जाता है। 2024 में एमपीपीएससी में क्वेश्चन आया था। कॉपर प्रोजेक्ट में उत्खनन सह धातु प्रोजेक्ट के तहत चल रहा है। मलाजखंड बात की जाए तो देश की सबसे बड़ी मशीनीकृत खुली खदान के रूप में मलाजखंड को जाना जाता है। पांचवें हमारा आता है हीरा। हीरा मध्य प्रदेश को एकाधिकार प्राप्त है। डायमंड के मामले में मध्य प्रदेश को एकाधिकार प्राप्त है। पन्ना में 3 प्रकार के निक्षेप हैं, किम्बरलाइट पाइप, कांग्लोमेरेट संस्तर और जलोढ़ बजरी। इन तीनों जगह आपके पन्ना में जो है हीरा पाया जाता है। खदानों की बात किया है पन्ना में राम खेरिया, मझगवा, हिनौता है, जबकि अंगोरा, बांडेर और बक्सबा है ये छतरपुर में है। और सतना में बात की जाए तो कटोरिया है। तो मध्य प्रदेश में 3 जगह हीरे का उत्पादन किया है, सबसे ज्यादा पन्ना में, फिर छतरपुर में, फिर सतना में। एनएमडीसी के द्वारा उत्खनन 1958 से किया जा रहा है। मध्य प्रदेश में डायमंड म्यूजियम खजुराहो में बनाया जा रहा है और डायमंड पार्क पन्ना में जो है बनने वाला है। फिर हम नेक्स्ट बात करेंगे बॉक्साइट की, जो कि छठवां हमारा प्रमुख खनिज है। एल्यूमिनियम का प्रमुख अयस्क और दक्खन ट्रैप के पठारों में बॉक्साइट जो है प्राप्त किया जाता है। इसका उत्पादन 1908 में कटनी जिले से प्रारंभ किया गया था। यह बॉक्साइट जो है बालाघाट, अनूपपुर, मंडला, डिंडोरी के साथ साथ सतना, रीवा पाया जाता है। मध्य प्रदेश के 11 जिलों में बॉक्साइट का उत्पादन होता है। अब जिसमें मध्य प्रदेश के बालाघाट के बेहर पठार में प्रसिद्ध रूप से होता है, मैकल पठार में अमरकंटक पठार से बात की जाए, यहाँ पर सतना के नागौद चित्रकूट में और रेणुकूट उत्तर प्रदेश और कोरबा छत्तीसगढ़ में बॉक्साइट की प्रमुख खदानें देखने को आपको मिल जाती है। सातवां आता है हमारा रॉक फास्फेट। इसका उत्पादन क्षेत्र सागर, छतरपुर, झाबुआ में होता है और उर्वरक बनाने में इसका सबसे ज्यादा प्रयोग जो है किया जाता है। विशेष रूप से गुना में नेशनल फर्टिलाइजर्स लिमिटेड उर्वरक कारखाने के रूप में जो है स्थापित जो है किया गया है। फिर हमारा आता है कोयला, जो कि गोंडवाना सेल समूह में पाया जाता है। मध्य प्रदेश का देश में कोयला उत्पादन में चौथा स्थान जो है प्राप्त है। बात की जा रही है मध्य प्रदेश में सर्वाधिक अकोकर और मध्यम कोकर प्रकार के जो है कोयले पाए जाते हैं। तो मध्य प्रदेश में आपके कोयले की बात की जा रही है, कौन से? तो गोंडवाना सेल समूह में कोयले पाए जाते हैं और देश में चौथा स्थान मध्य प्रदेश का जो है आता है। प्रमुख कोयला क्षेत्र की बात किया है तो मध्य भारत कोयला क्षेत्र जो कि पूर्वी भाग में है ना, और एक आता है आपका सतपुड़ा कोयला क्षेत्र जो कि दक्षिणी भाग में स्थित है। वेरी इंपॉर्टेंट, यहां से क्वेश्चन बनते हैं, थोड़ा ध्यान रखो। पहले हम मध्य भारत कोयला क्षेत्र की बात कर लेते हैं, उसके बाद सतपुड़ा कोयला क्षेत्र की बात करेंगे। तो मध्य भारत कोयला क्षेत्र में सुहागपुर कोयला क्षेत्र जो कि शहडोल में, इसकी बात करेंगे। इसकी खोज 1830 में की गई थी और यहाँ पर 3 परतों में मिलता है, बुडार, अमलाई, बिजुरी, झगराखंड और कोतमा क्षेत्र में मिलता है, कोतमा क्षेत्र में मिलता है। बात की जाए इसको भी 2 भागों में बांटा जाता है, एक तो पूर्वी भाग में, दूसरा पश्चिमी भाग में। पूर्वी भाग में जगराखंड, बिजुरी की खदान आती है, जबकि पश्चिमी भाग में बुडार उपवेशन और कोतमा उपवेशन शामिल किया जाता है। विशेष रूप से मेसर्स एसीसी को 1940 में यहाँ पर पट्टा दिया गया है और सबसे बड़ा कोयला क्षेत्र जो है इसी को माना जाता है। सिंगरौली कोयला क्षेत्र दूसरा क्षेत्र आता है जो कि 2300 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला है। इसकी खोज भी 1830 में ही की गई थी। इसको भी 2 भागों में बांटा जाता है, मोहर उपवेशन, दूसरा मुख्य उपवेशन। मुख्य उपवेशन की बात किया तो गोरबी जयंत खदानें हैं, 2023 में क्वेश्चन आया है। और मोहर उपवेशन जो है मोटी परत के रूप में फैला है, जिसमें झिंगुरदाय में विटामिन्स की सबसे मोटी परत जो है पाई जाती है, लगभग 136 मीटर मोटी परत पाई जाती है। तीसरा आता है कोरार क्षेत्र जो कि जोहिला नदी घाटी में पाया जाता है, उमरिया जिले में है स्थित है। चौथा आता है उमरिया कोयला क्षेत्र जो कि सबसे छोटा कोयला क्षेत्र के रूप में जाना जाता है। और 5वां आता है जोहिला कोयला क्षेत्र, शहडोल जिले में है, जिसमें नौरोजाबाद और बिरसिंहपुर में खुदाई जो है की गई है।
धोरबारी मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा जिले में स्थित एक बंद पड़ी कोयला खदान है। 2024 में क्वेश्चन आया था, ध्यान रखना है। तो घोरबारी अगर आ जाए, किसकी खदान है? कोयला क्षेत्र की खदान है और छिंदवाड़ा जिले में स्थित और बंद खदान ये है। अब हम बात करेंगे, अभी हमने मध्य भारत कोयला क्षेत्र की बात की, पूर्वी भाग की। अब हम सतपुड़ा कोयला क्षेत्र की बात करेंगे, दक्षिणी भाग की। यह भारत का पश्चिमी कोयला क्षेत्र भी कहा जाता है। तो सतपुड़ा कोयला क्षेत्र को पश्चिमी भी कहते हैं, लेकिन दक्षिणी तौर पर है। इसमें पहला आता है कानन छिंदवाड़ा क्षेत्र। इसमें मुख्य रूप से दमुआ, कालीन छपार, घेरावारी, नीमखेरा, पनारा, हृदयगढ़, जिन्नौर, जुन्नार देव, दातला जमाई, हिंगन देवी आदि यहाँ पर प्रमुख क्षेत्र हैं। और यह यहाँ अर्ध कोकर और कोकर कोयले के भंडार प्राप्त होते हैं। तो कानन छिंद घाटी कहां पर है? छिंदवाड़ा में है। दूसरी आती है पेंच घाटी, ये भी छिंदवाड़ा में है। 1934 में इसका उत्पादन हो रहा है और कानन क्षेत्र का ये हिस्सा है। 18 किलोमीटर लंबा क्षेत्र है, जिसमें बरकोही, चांदमेटा, रेतिया, सिरगोरा क्षेत्र आते हैं और अकोकर कोयले का भंडार यहां से प्राप्त होते हैं। तीसरा आता है पाथाखेड़ा कोयला क्षेत्र। ये तवा घाटी बैतूल के पास में है और सारणी ताप विद्युत जो केंद्र है इस कोयले का उपयोग जो है करता है। चौथा आता है तवा घाटी और साहेबपुर कोयला क्षेत्र। ये दोनों बैतूल में स्थित है और साहेबपुर कोयला क्षेत्र भी कहा जाता है इसको। पांचवा आता है मोह पानी कोयला क्षेत्र, जो कि नरसिंहपुर जिले में है, सतपुड़ा के उत्तरी ढाल का हिस्सा के रूप में जाना जाता है। तो हमने दो कोयला क्षेत्र की बात की, एक तो मध्य भारत कोयला क्षेत्र जिसके पूर्वी भाग कहते हैं, दूसरा सतपुड़ा कोयला क्षेत्र जिसे पश्चिमी भाग कहते हैं, ऑफिशियली यह दक्षिणी भाग में स्थित है। अब हम कोयला खनन की कुछ एजेंसियों की बात कर लेते हैं, जैसे नेशनल कोल इंडिया लिमिटेड, दूसरी है नॉर्दर्न कोल इंडिया लिमिटेड सिंगरौली में, तीसरी है साउथ ईस्टर्न कोलफील्ड लिमिटेड जो कि शहडोल अनूपपुर उमरिया में, और चौथी है वेस्टर्न कोलफील्ड लिमिटेड जो कि छिंदवाड़ा बैतूल में। एक्चुअली है क्या, ये उत्खनन का कार्य करती हैं, जो कि मध्य प्रदेश में एजेंसियां हैं। कोयला संस्था मेथेन कोल बेड मीथेन की बात किया है, पेट्रोलियम प्राकृतिक गैस मंत्रालय के द्वारा सीबीएम का दोहन जो है किया जाता है, मेथेन कोल बेड मीथेन का। सोहागपुर पश्चिमी सतपुड़ा में उत्पादन इसका होता है। इसका दोहन रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड के द्वारा जो है किया जा रहा है। प्रमुख गौड़ खनिजों की बात की, अभी जैसे मैंने आपको बताया था 8 प्रमुख तो खनिज है, 8 तो मध्य प्रदेश के प्रमुख खनिज हैं। अब दूसरी हमने यहां पर बात की थी 31 गौड़ प्रमुख खनिजों की। अब आप कहोगे सर 31 को याद करना होगा, तो हम मोटी मोटी बात कर लेंगे जो कि आपके लिए एग्जाम्स के लिए जो है महत्वपूर्ण रहे। तो ऐसा नहीं है कि हमें सभी सारी बातें करनी होगी, है ना, कुछ बातें हमें छोड़ भी देनी चाहिए। तो हम इनको जो है इनको आपकी कुछ बातें जो है कर लेते हैं जो कि इंपोर्टेंट है। तो बात करें जैसे सोना का उत्पादन की बात किया तो सीधी जिले में होता है, कटनी में होता है, सिंगरौली में होता है। सर्वाधिक तन और आघात वर्धनीय धातु है। तो हम सबसे ज्यादा यहां पर एक चीज की बात करेंगे, सोना का उत्पादन किस जिले में होता है, ठीक है, सीधी, कटनी और सिंगरौली में। दूसरा आता है डोलोमाइट, जिस भंडारण में मध्य प्रदेश प्रथम है, मंडला, छिंदवाड़ा, कटनी, झाबुआ, बालाघाट में होता है। और यहाँ पर चूना पत्थर में मैग्नीज कार्बोनेट की मात्रा को 40 से 45% होने पर यह बनाया जाता है। चीनी मिट्टी की बात की जाए, जबलपुर, ग्वालियर, रायसेन, उमरिया जिले में उत्पादन होता है, ध्यान रखना है। सिरेमिक बर्तन और पॉटरी बनाने में प्रयोग किया जाता है। अग्निसह मिट्टी की बात किया तो कटनी, ग्वालियर और नरसिंहपुर में इसका उत्पादन होता है, पॉटरी उद्योग में प्रयोग होता है। एवेस्टस की बात किया है, 70 देशों में एवेस्टस जो है बैन है, लेकिन नर्मदापुरम, झाबुआ, सीहोर और नरसिंहपुर में इसका उत्पादन होता है। कपड़े, अग्निरोधक और सीमेंट उद्योग में इसका प्रयोग किया जाता है। बाइराइट की बात किया है, देवास और धार में इसका उत्पादन होता है। बेरियम का एस्क बनाने में प्रयोग होता है। कैल्साइट की बात किया तो झाबुआ, खरगोन में इसका उत्पादन होता है। कैल्शियम कार्बोनेट का प्रयोग के लिए प्रयोग किया जाता है। फाइरोफिलाइट की बात किया तो छतरपुर, टीकमगढ़, शिवपुरी में इसका उत्पादन होता है। गुलाल पहाड़ टीकमगढ़ में जो प्रसिद्ध है और डायस्पोर पत्थर से बनता है। फेल्सपर की बात किया है, जबलपुर में इसमें उत्पादन होता है, एल्यूमिनियम का एस्क है। फ्लोराइड की बात किया है, कटनी में इसका उत्पादन होता है। कांच उद्योग, सीमेंट उद्योग में प्रयोग किया जाता है। गेरू की बात किया है, सतना, जेतवाड़ा में इसका उत्पादन होता है। भारत में इसका स्थान जो है मध्य प्रदेश का प्रथम है। सिलेट की बात किया है, मंदसौर में उत्पादन होता है, देश का एकमात्र स्थान जहां पर सिलेट का उत्पादन होता है। ग्लास सैंड की बात किया है तो मुरैना, छतरपुर, दतिया, ग्वालियर, झाबुआ और मंडला में ग्लास सैंड का उत्पादन होता है। कांच उद्योग में इसका प्रयोग किया जाता है। यूरेनियम की बात की जाए, शहडोल में निक्षेप मिलते हैं। पिंच ब्लेड का इसका प्रमुख खनिज है, इंपोर्टेंट है ये। सुरमा की बात की जाए, जबलपुर में इसका उत्पादन होता है, उपधातु है। संगमरमर मध्य प्रदेश में दूसरा स्थान है। जबलपुर में सफेद, ग्वालियर में हरा, छिंदवाड़ा में रंगीन संगमरमर पाया जाता है। तो जबलपुर में सफेद, ग्वालियर में हरा और छिंदवाड़ा में रंगीन संगमरमर पाया जाता है। कटनी मार्बल के लिए प्रसिद्ध है और जबलपुर पत्थर शिल्प को भी जीआई टैग मिला हुआ है। ग्रेफाइट की बात किया तो बैतूल में उत्पादन होता है। हिंदुस्तान इलेक्ट्रो ग्रेफाइट मंडीदीप रायसेन में इसका उत्पादन करती है और पेंसिल और बैटरी में प्रयोग किया जाता है।
अभ्रक की बात किया तो बालाघाट, छिंदवाड़ा, ग्वालियर में उत्पादन होता है। बालाघाट का प्रथम स्थान है। विद्युत उपकरण दरवाजे में इसका अभ्रक का प्रयोग किया जाता है। टिन की बात किया तो बैतूल में उत्पादन होता है। मिश्र धातु, टाका और अयस्क के लिए इसका जो है उपयोग किया जाता है। टंगस्टन की बात किया तो नर्मदापुरम में इसका, आगर गांव में इसका उत्पादन होता है। सर्वाधिक गलनांक वाली धातु है। सीसा की बात की है नर्मदापुरम, दतिया और जबलपुर में उत्पादन होता है, ध्यान रखिएगा। और बात की है कोरडम की, सिंगरौली, सीधी में इसका उत्पादन होता है। एल्यूमिनियम का अयस्क है। ग्रेफाइट की बात किया तो बुंदेलखंड और सतपुड़ा क्षेत्र में उत्पादन होता है ग्रेफाइट का। छतरपुर की कटेरा, पन्ना में पिस्ता, सागर के बगरोही में, बालाघाट के कछेवार और सिवनी के बरघाट में इसका सबसे ज्यादा उत्पादन होता है। बेनेडियम, प्लेटिनियम और पैलेडियम बैतूल में इसका उत्पादन होता है। महंगी धातु है ये सब। सेलखड़ी जबलपुर, छिंदवाड़ा में उत्पादन होता है। सिंधु घाटी में सेलखड़ी की मोहरें यहीं से बनी पाई गई हैं। तो यहाँ पर आपने जो अयस्क के नाम सुने ना खनिजों के, ये गौण खनिज है, लेकिन ऐसे खनिजों की भी प्रमुखता रहती है क्योंकि ज्यादातर ये जगह पर नहीं होते हैं। जैसे और भी हैं कुछ खदानों की बात करें। अच्छा, खनिज नहीं, अब ये खदान है। क्या है? खदानें हैं। खदानें भी इंपॉर्टेंट है, कभी कभी मिलाने के लिए क्वेश्चन आते हैं, आप लोगों ने सुना होगा। कोयला किस जिले में है और यहाँ पर खदान कौन सी है? तो कोयला की हम बात करेंगे शहडोल। शहडोल में सुहागपुर और बुडार खदान है। सिंगरौली में गोरवी जयंत झिंगुरीदाह खदान है। उमरिया में नौरजाबाद, कोरार, बीरसिंहपुर खदान है। छिंदवाड़ा में बरकुही, रावणबाड़ा, इकलेहा, भामोड़ी आदि खदानें हैं। बैतूल में पाथाखेड़ा, साहेबपुर, तवाघाटी खदान है। और अनूपपुर में बिजरी, जगराखंड और कोतमा खदान है। तो ये जो खदानें हैं किसकी हैं? कोयले की जो है खदानें हैं। और किन किन जिलों में? शहडोल, सिंगरौली, उमरिया, छिंदवाड़ा, बैतूल और अनूपपुर में पाया जाता है। हीरा की बात किया तो खदान पन्ना में है और हेनौता और राम खेरिया खदानें हैं। चूना पत्थर सतना में नागोद बेला, रीवा में बरकुइया, रामनई नौबस्ता, नीमच में नीम बहेरा और मेहर में बात किया तो भदनपुर और झुकेही खदान है। डोलोमाइट की खदान की बात किया तो छिंदवाड़ा में और सिवनी में है। छिंदवाड़ा में पीपर पानी और सिवनी में दूलापुर है। ग्रेफाइट की खदान छतरपुर में है। छतरपुर जिले में खदान कतेरा, गड़ी मल्हार, हरद्वार है। तांबा की बात किया तो बालाघाट में खदान मलाजखंड सबसे बड़ी, शीतल पानी, गिदरी थोला, जट्टा, गड़ी डोंगरी है। मैग्नीज की बात किया तो बालाघाट, छिंदवाड़ा और जबलपुर में है, ध्यान रखिएगा। और जिसमें बालाघाट में भरवेली, तिरोड़ी, रमरमा, मेरकपुर है। छिंदवाड़ा में काची ढाना, गोबरी, बथौना है। और जबलपुर कटनी में गौसलपुर है। सोना सीधी और सिंगरौली में होता है। सीधी में मझोली खदान है। सिंगरौली में गुरहार पहाड़ और निबुया और चकरिया है। टंगस्टन की बात किया तो होशंगाबाद, नर्मदापुरम में आगरगांव खदान है। कोरडम की बात किया सिंगरौली में पीपरा खदान है। लोहे अयस्क जबलपुर में और कटनी में है। जिसमें जबलपुर कटनी में बात किया तो विजय राघवगढ़, कन्हारा पहाड़ी है। जबलपुर में सुरोली, शिहुरा, अगरिया पहाड़ी है। बॉक्साइट की बात किया तो अनूपपुर, बालाघाट और सतना में। अनूपपुर में अमरकंटक, पशमाना दादर, खपड़ी पानी, देवसानी पहाड़ है। बालाघाट में बेहर पठार, मुंडी दादर है। सतना में रानीपुर और नागौद आपकी खदान है। तो ये मैंने खदानों की बात की, पिछले हमने अभी खनिजों की बात की थी। मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा कुछ प्रयास किए जा रहे हैं। अब हम बात करेंगे मध्य प्रदेश के प्रयास क्या है। तो मध्य प्रदेश में गौण खनिज अधिनियम 1996 में बना था। 2022 में इसको संशोधन किया गया है। 31 गौण प्रमुख खनिजों को ईट टेंडर प्रक्रिया के द्वारा तेज किया गया है। मध्य प्रदेश में रेत नियम 2019 लाया गया है। ई निविदा का अधिकार मध्य प्रदेश राज्य खनिज निगम को दिया गया है और इसको 2023 में भी संशोधन किया गया है। ई खनिज पोर्टल के माध्यम से जो निजी निवेशक हैं वो प्रोत्साहन जो है दिया जा रहा है। ई खनिज पोर्टल 2.0 भी बनाया गया है जिसमें MS सॉफ्टवेयर पर आधारित है। पहली खनिज नीति मध्य प्रदेश की 1995 में लाई गई थी और नई वाली खनिज नीति 2010 में लाई गई है। मध्य प्रदेश खनिज विकास निगम जो है 19 जनवरी 1962 को गठन किया गया था और खनिजों के उत्खनन एवं संवर्धन में सहयोग देता है। आपको पता है कि दमोह जिले में लगभग 8000 टन एंटी मनी खनिज जो है उपलब्ध है, जिसका उपयोग मिश्र धातु, इलेक्ट्रॉनिक उत्पाद, कांच, सीसा, एसिड बैटरी, सोल्डरिंग, अन्य अर्धचालक उपकरणों में प्रयोग किया जाता है। कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों की बात करेंगे, जैसे डोलोमाइट जो खनिज है वो आर्कियन एवं भिन्न सेल समूह में पाया जाता है और संगमरमर कोटि का डोलोमाइट एक प्रकार है। डोलोमाइट 2015 में लघु खनिज घोषित किया गया है। मध्य प्रदेश में इसका निर्यात राउरकेला इस्पात संयंत्र को किया जाता है। बहुरंगी काला, गुलाबी, लाल रंग का ग्रेनाइट टीकमगढ़, छतरपुर, पन्ना, सागर, दतिया में पाया जाता है। नदियों की रेत में मिलने वाला जो सोना है उसे गोल्ड प्लेसर कहते हैं और यह सोन नदी में मिलता है। मध्य प्रदेश का रेणुकूर अमरकंटक को कहते हैं और टीकमगढ़ जिले को हीरे की खोदखनन को मंजूरी जो है दी गई है। रीवा जिले को सुहागी पहाड़ी में हीरे के भंडार मिले हुए हैं और हीरा जो है किम्बरलाइट चट्टानों में पाया जाता है।
मध्य प्रदेश के दमोह जिले में लगभग 8000 टन एंटीमनी खनिज उपलब्ध हुआ है, जिसका उपयोग जो है मैंने अभी ऊपर आपको बता दिया है। तो आज हमने यहाँ पर अपने किस किस चैप्टर की बात कर ली, 2 चैप्टर की बात की है। तो 1 मिनट के लिए और थोड़ा सा धैर्य बना के रखो, थोड़ा सा बात आप लोगों से इंपोर्टेंट करनी है, ऐसा नहीं है कोई फ्री की बात करनी है। तो हमने यहाँ पर ज्योग्राफी निपटाई ली थी, अभी मध्य प्रदेश की अर्थव्यवस्था की बात कर रहे हैं। अब नेक्स्ट वीडियो में हम किस टॉपिक पर बात करेंगे, ये भी अपने आप में इंपोर्टेंट है। तो हम बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में ऊर्जा खनिज के बारे में बात करेंगे, ऊर्जा संसाधन के बारे में बात यहाँ पर हम करेंगे। और हो सकता है संभवतः मध्य प्रदेश में औद्योगिक विकास, एमएसएमई, खाद्य प्रसंस्करण, लघु कुटीर उद्योग के भी बारे में हम बात कर ले। तो 2 चैप्टर की हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे, ध्यान रखिएगा। फिर उसके बाद जो वीडियो आएगी उसमें हम जीआई टैग के बारे में बात करेंगे, मध्य प्रदेश में 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट के बारे में बात करेंगे। तो ये 2 टॉपिक हम नेक्स्ट वीडियो में लाएंगे। पहले हम जो है ऊर्जा संसाधन एवं एमएसएमई बारे में बात करेंगे। तो चैनल पर आप लोग अभी तक नए थे, सब्सक्राइब, लाइक, शेयर करके बेल आइकन प्रेस कर लो। साथ में हमारा ऐप आ चुका है जिसका नाम हमने आपको बताया यूपीएससी नेट, इसको डाउनलोड करके आप मल्टीपल टेस्ट सीरीज, वीडियो, पीडीएफ सारी चीजों को डाउनलोड कर सकते हो। इंपोर्टेंट है आपके लिए, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया है, डाउनलोड जरूर कर लीजिएगा। तो आज के लिए धन्यवाद।